to the Current Affairs Hybrid Audiobook Series. इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे. यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360. जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी. Today we are going to discuss economy from the October monthly magazine of Vision IAS. इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक. तो आज हम इकोनॉमी से जुड़े 3 बहुत जरूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे. जी. सबसे पहले हम गरीबी को देखने का एक नया नजरिया समझेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के जरिए. बिल्कुल. फिर हम जानेंगे कि गरीबी से लड़ने का सबसे पावरफुल टूल मतलब इनोवेशन कैसे काम करता है. हाँ, जिसे इस साल इकोनॉमिक साइंस के नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है. एग्जैक्टली. और आखिर में हम देखेंगे कि भारत सरकार इसी इनोवेशन को एग्रीकल्चरल सेक्टर में कैसे लागू कर रही है, एक बहुत एम्बिशियस योजना पीएम धन धान्य कृषि योजना के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ, तो चलिए ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट से शुरू करते हैं, जिसे हाल ही में यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने जारी किया है. बिल्कुल. इस रिपोर्ट की जो हेडलाइन फाइंडिंग है वो ये है कि दुनिया भर के 109 देशों में आज भी 1.1 बिलियन लोग यानी करीब 110 करोड़ लोग अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं. 1.1 बिलियन. जी, ये दुनिया की आबादी का लगभग 18.3% है. ये तो मतलब बहुत बड़ी संख्या है. क्या रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये आबादी दुनिया के किन हिस्सों में कॉन्सेंट्रेटेड है? हाँ, और ये दिलचस्प है. इनमें से लगभग आधे लोग सिर्फ 6 मिडिल इनकम देशों में रहते हैं. अच्छा, कौन से देश हैं ये? ये है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टेंजानिया. और एक और चिंता की बात यह है कि गरीबी का असर बच्चों पर डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक जहां 13.5% वयस्क गरीब हैं, हाँ, वहीं बच्चों में ये आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा 27.8% है. ये वाकई एक गंभीर बात है. लेकिन मुझे लगता है इस रिपोर्ट की जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है गरीबी को क्लाइमेट चेंज से जोड़ना. बिल्कुल. ये एक डबल बर्डन की बात करती है. ये डबल बर्डन क्या है? इसका क्या मतलब है? ये इस रिपोर्ट का सबसे कह सकते हैं क्रिटिकल कनेक्शन है. डबल बर्डन का मतलब है कि गरीब लोग सिर्फ गरीबी से ही नहीं जूझ रहे, बल्कि वो क्लाइमेट चेंज की सीधी मार भी झेल रहे हैं. और आंकड़े हैरान करने वाले हैं. जैसे गरीबी में जी रहे हर 5 में से 4 लोग. हर 5 में से 4? हाँ, मतलब करीब 80% सीधे तौर पर क्लाइमेट हैजर्ड्स जैसे एक्सट्रीम हीट, फ्लड्स, ड्रॉट्स और एयर पोल्यूशन के खतरे में हैं. अच्छा, तो मतलब गरीबी अब सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं रही, ये तो एक एनवायरमेंटल इशू भी बन गई है. एक तरह से ये दोनों समस्याएं एक दूसरे को और बढ़ा रही हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. और ये बोझ और भी बढ़ जाता है. इनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एक साथ बाढ़, सूखा और प्रदूषण जैसी 3-3, 4-4 आपदाओं का सामना कर रहे हैं. और इसकी वजह? इसकी वजह साफ है. उनके पास लो एसेट्स हैं, लिमिटेड सोशल प्रोटेक्शन है और हाई वल्नरेबिलिटी है. ये समस्या सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा गंभीर है. तो ग्लोबल पिक्चर तो काफी चैलेंजिंग लग रही है, लेकिन भारत के लिए क्या है इस रिपोर्ट में? मैंने सुना है कि भारत की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है. भारत की कहानी एक्चुअली इस रिपोर्ट का एक बहुत सकारात्मक पहलू है. इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स काफी हौसला बढ़ाने वाली हैं. अच्छा. भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो 2005-6 में 55.1% थी, वो 2019-21 में घटकर सिर्फ 16.4% रह गई है. वाओ, 55% से सीधा 16%. ये तो एक जबरदस्त जंप है. इसका मतलब है कि करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. हाँ, इस दौरान लगभग 41.4 करोड़ लोग 41.4 करोड़ जी 414 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं. ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है. और इसी वजह से भारत ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन में एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनकर उभरा है. ये आंकड़े वाकई इंप्रेसिव हैं. पर चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं. ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आखिर है क्या और इसे मापा कैसे जाता है? ये सिर्फ आमदनी वाली गरीबी से तो अलग है. एग्जैक्टली. इसकी मेथोडोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है. तो एमपीआई गरीबी को 3 बड़े पैमानों या डिमेंशंस पर देखता है. हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है. स्वास्थ्य में जैसे क्या परिवार को पौष्टिक खाना मिल रहा है और क्या बच्चे जीवित रह पा रहे हैं. शिक्षा में क्या परिवार के वयस्क स्कूल जा पाए हैं और क्या बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और जीवन स्तर में रोजमर्रा की जरूरतें हैं जैसे साफ ईंधन, बिजली, पानी, घर और कुछ बुनियादी संपत्ति. तो ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता की कमी को मापता है. अच्छा, तो ये एक होलिस्टिक व्यू है. और इसका कैलकुलेशन मैंने एक फॉर्मूला देखा है. MPI = H × A. ये क्या है? ये फॉर्मूला बहुत इंसाइटफुल है. इसे ऐसे समझिए. मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे फेल हो गए. ठीक है. तो H यानी हेड काउंट ये बताता है कि कितने बच्चे फेल हुए. ठीक है. लेकिन A यानी इंटेंसिटी ये बताता है कि जो फेल हुए वो कितने बुरे नंबरों से फेल हुए. मतलब कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, कोई सारे सब्जेक्ट्स में. समझ गई.
तो एमपीआई सिर्फ ये नहीं गिनता कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि ये भी मापता है कि वे कितने गरीब हैं, यानी वे एक साथ कितनी चीजों से वंचित हैं। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब ये गरीबी की गहराई को भी नापता है। अब ये तो हुआ ग्लोबल एमपीआई। भारत का अपना नेशनल एमपीआई भी है, जिसे नीति आयोग रिलीज करता है। वो इससे कैसे अलग है? यहाँ एक फैसिनेटिंग पॉइंट है। भारत का जो नेशनल एमपीआई है वो ग्लोबल एमपीआई के फ्रेमवर्क पर ही आधारित है। अच्छा। और उसी एल्कायर फॉस्टर मेथड का इस्तेमाल करता है। इस मेथड की खासियत यही है कि ये हेडकाउंट के साथ साथ इंटेंसिटी भी मापता है। लेकिन भारत ने इसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से 2 और इंडिकेटर्स जोड़े हैं। अच्छा, तो वो कौन से 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं? ग्लोबल एमपीआई के 10 इंडिकेटर्स के अलावा भारत ने मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट को भी शामिल किया है। मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। जी, ये दिखाता है कि हमारे लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और मातृ स्वास्थ्य कितनी बड़ी नेशनल प्रायोरिटीज हैं। तो ये साफ है कि गरीबी को देखने और उससे लड़ने का तरीका बदल रहा है, ज्यादा होलिस्टिक हो रहा है। भारत की सफलता टारगेटेड स्कीम्स और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें इस 16% को भी शून्य पर लाना है, तो उसके लिए चाहिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहीं पर हमारा अगला टॉपिक, इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज, बहुत रेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट ट्रांजिशन है। इस साल इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज, जिसका ऑफिशियल नाम स्वेरेज रिक्सबैंक प्राइज है, वो जोएल मॉकियर, फिलिप एग्योन और पीटर हॉबिट को उनके इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम के लिए दिया गया है। हाँ, और ये प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत का हिस्सा नहीं था। इसे 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने शुरू किया था। राइट। भारत से अमर्त्य सेन को 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए ये पुरस्कार मिल चुका है। जी, और इस साल के जो लॉरेट्स हैं उनका काम ये समझाता है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी देश अमीर कैसे बनता है। तो चलिए इनके योगदान को समझते हैं। जोएल मॉकियर ने क्या बताया? जोएल मॉकियर ने एक तरह से इतिहास में झांककर उन शर्तों की पहचान की जो इनोवेशन के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का आविष्कार काफी नहीं है। ग्रोथ कब होती है? जब साइंस और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलें, उन्हें इस्तेमाल करने वाले स्किल्ड क्राफ्ट्समैन और इंजीनियर्स हों, और सबसे जरूरी, समाज में नए विचारों को अपनाने की ओपननेस हो। और फिलिप एग्योन और पीटर हॉविट, इनकी थियोरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये नाम सुनने में ही बहुत पावरफुल लगता है। ये कॉन्सेप्ट असल में जोसेफ शम्पेटर ने दिया था, जिसे एग्जियन और हॉविट ने 1992 में एक प्रॉपर मैथमेटिकल मॉडल का रूप दिया। अच्छा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का आसान मतलब है कि जब कोई नई और बेहतर टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी और उस पर आधारित फर्म्स को रिप्लेस कर देती है। ये क्रिएटिव है क्योंकि कुछ बेहतर बनता है, और डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि पुरानी कम एफिशिएंट फर्म्स बाजार से बाहर हो जाती है। इसका कोई हाल का उदाहरण दे सकते हैं? सबसे क्लासिक उदाहरण है स्मार्टफोन का आना, जिसने डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर्स और यहाँ तक कि लैंडलाइन फोन की पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से खत्म कर दिया। राइट। या भारत में यूपीआई का आना, जिसने ट्रेडिशनल बैंकिंग और कैश ट्रांजैक्शंस को डिसरप्ट कर दिया है। ये एक कांस्टेंट चर्न है जो इकोनॉमी को डायनामिक और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। लेकिन डिस्ट्रक्शन शब्द थोड़ा चिंताजनक भी है। जब पुरानी फर्म्स बंद होती हैं तो बड़े पैमाने पर नौकरियां भी तो जाती होंगी। इस डिस्ट्रक्शन को समाज कैसे मैनेज करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इस थ्योरी का दूसरा पहलू है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का एक सोशल कॉस्ट होता है। शॉर्ट टर्म में नौकरियां जाती हैं, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज की जरूरत होती है जो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स को रीस्किल करने में मदद करें, उन्हें सोशल सेफ्टी नेट्स दें ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो सके। बिना इसके सोशल अनरेस्ट का खतरा रहता है। तो इनोवेशन को मैनेज करने के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम चाहिए। राइट। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आखिर इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कैसे करता है? इसके कई डायरेक्ट फायदे हैं। पहला, ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। नई टेक्नोलॉजी से हम कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं। दूसरा, ये लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारता है, जैसे नई दवाएं, बेहतर ट्रांसपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली, ये सब इनोवेशन के ही परिणाम हैं। तीसरा, ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज बनाता है। जैसे साउथ कोरिया अपनी जीडीपी का लगभग 5% R&D पर खर्च करता है, जो उसके विकास का एक बड़ा कारण है। और जॉब्स और सस्टेनेबिलिटी पर इसका क्या असर है? ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। भारत में आज 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो लाखों डायरेक्ट जॉब्स बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है। अच्छा। जैसे सोलर और विंड एनर्जी का सस्ता होना इनोवेशन का ही नतीजा है, जो हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर रहा है। ये सब देखते हुए भारत सरकार इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है? सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। प्राइवेट सेक्टर R&D को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की R&D स्कीम है। R&D स्कीम? जी। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड्स है। स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर इनोवेशन कल्चर बनाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन है। हाँ, AIM के बारे में तो सुना है। इसके अलावा PLI स्कीम्स, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया AI मिशन जैसे सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी हैं।
और यूएस के साथ आईसीईटी जैसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बहुत जरूरी हैं। तो अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस पूरी थ्योरी को 2 लाइनों में समझना हो तो सबसे जरूरी बात क्या होगी जो उसे याद रखनी चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन इनोवेशन है। एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर नींव बनाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आरएनडी और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ही किसी इकोनॉमी को आगे ले जाते हैं। तो इनोवेशन ही आगे का रास्ता है। DDKY। बिल्कुल। ये योजना एक तरह से इनोवेशन एंड पॉलिसी मेकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे यूनियन बजट 2025-26 में घोषित किया गया है और ये नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है। इस योजना की सबसे खास बात क्या है? एक्चुअली इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्कीम कन्वर्जेंस। ये सुनने में शायद टेक्निकल लगे, लेकिन ये रेवोल्यूशनरी है। अच्छा। इसके तहत 11 अलग-अलग मिनिस्ट्रीज की 36 एग्रीकल्चरल स्कीम्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसमें पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना जैसी बड़ी योजनाएं भी शामिल है। 36 योजनाओं को एक करना सुनने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका असली फायदा क्या है? अभी तक ये सब अलग-अलग क्यों चल रहा था? इसका असली फायदा एफिशिएंसी और इम्पैक्ट में है। अब तक हर योजना अपने अपने साइलो में काम करती थी, जिससे रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन और वेस्टेज होता था। एक आंकड़ा ऐसे समझाता है, अभी एग्रीकल्चरल कैपिटल एक्सपेंडिचर का केवल 45% ही जमीन पर एक्चुअल एसेट बनाने में लगता है। केवल 45%? हाँ, केवल 45%। बाकी पैसा लीकेजेस में चला जाता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में ये 75% से ज्यादा है। कन्वर्जेंस इसी गैप को भरने की कोशिश है। अच्छा, तो ये ब्रेकिंग द साइलोज का एक बड़ा उदाहरण है। इस योजना का टारगेट ग्रुप कौन है? इसका मुख्य एम देश के 1.7 करोड़ छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट करना है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब भारत के 86% किसान? एग्जैक्टली, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। ये योजना 6 साल के लिए देश के 100 सबसे अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की जाएगी, जिसका कुल फाइनेंशियल आउटले 1.44 लाख करोड़ है। ये तो बहुत एम्बिशियस गोल्स है, लेकिन अगर हम जमीन पर देखें तो एक छोटे किसान की जिंदगी में इससे क्या और कैसे बदलेगा? फायदों को कॉन्क्रीटली समझा जा सकता है। पहला, क्रॉप यील्ड्स बढ़ाने के लिए उसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर 50 से 80% तक सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन 4 से 7% की रियायती दर पर मिलेगा। और फसल उगने के बाद की जो समस्याएं हैं, जैसे स्टोरेज और मार्केट एक्सेस, उसका क्या? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करने के लिए उसे वेयरहाउस और कोल्ड चेन्स तक फ्री या लो कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, जिससे फसल की बर्बादी रुकेगी। मतलब अब उसे अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी। बिल्कुल। मार्केट एक्सेस के लिए ई-नैम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिचौलियों को खत्म करेंगे, और इरिगेशन के लिए ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम्स पर सब्सिडी से पानी की बचत होगी, जो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें स्किल डेवलपमेंट का भी कोई कंपोनेंट है? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक बहुत ही दिलचस्प पहल है, हर साल 500 किसानों को एडवांस टेक्निक सीखने के लिए इजराइल और जापान जैसे देशों में भेजा जाएगा। वाओ, ये तो नॉलेज ट्रांसफर के लिए एक बड़ा कदम है। जी। पर इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स योजना को मॉनिटर कैसे किया जाएगा ताकि ये कागजों पर ही ना रह जाए? इसके लिए एक मल्टी लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया है। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमिटीज होंगी। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट धान्य समितिज बनेंगी, जो इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करेंगी। ये जो मल्टी लेवल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, ये तो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के लिहाज से एक बेहतरीन केस स्टडी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड, एक फार्मा मोबाइल ऐप और 117 केपीआईज पर आधारित डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम भी होगा। अच्छा। इससे डिस्ट्रिक्ट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो कुल मिलाकर भारतीय कृषि के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीएमडीडीकेवाई सिर्फ एक और सब्सिडी स्कीम नहीं है। यह है एक तरह से स्कीम कन्वर्जेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा ड्रिवन प्लानिंग के जरिए एग्रीकल्चर को एक फ्रैगमेंटेड एक्टिविटी से एक होलिस्टिक इकोसिस्टम में बदलने का प्रयास है। इसका फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाना, जोखिम कम करना और सस्टेनेबल, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। अगर ये सही से इंप्लीमेंट होती है तो ये रूरल लाइवलीहुड्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। प्रधानमंत्री ने मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया है। इसका हेडलाइन गोल क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है दिसंबर 2027 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। 2027 तक? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो हमारी जरूरत की हर दाल हमारे ही खेतों में उगे। ओके। ये मिशन 6 साल के लिए है, 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा, और इसके लिए 11,440 करोड़ का एक बड़ा फाइनेंशियल आउटले रखा गया है। ओके, सो इट्स अ टाइम बाउंड मिशन विद अ सिग्निफिकेंट बजट। ये तो बड़े स्केल की बात हुई, लेकिन क्या ये मिशन सभी दालों के लिए है या कुछ खास दालों पर फोकस है? नहीं, फोकस बिल्कुल टारगेटेड है। मुख्य रूप से 3 दालों पर ध्यान केंद्रित है। तिउर, जिसे हम अरहर भी कहते हैं, उड़द यानी ब्लैक ग्राम, और मसूर। अच्छा, रेड लेंटिल। हाँ, रेड लेंटिल। यही वो दालें हैं जिनके लिए हम इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। और इसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होगा?
क्या ये पहले की योजनाओं जैसा ही होगा या कुछ नया है इसमें? इसमें एक नया अप्रोच है जिसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच कहा जा रहा है। क्लस्टर बेस्ड। हाँ, मतलब पूरे देश में एक ही पॉलिसी लागू करने की बजाय एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। अच्छा, मतलब जहाँ की मिट्टी और मौसम जिसके लिए बेहतर हो। एग्जैक्टली। जहाँ की मिट्टी और मौसम जिस दाल के लिए सबसे अच्छा है, वहाँ उसी पर फोकस किया जाएगा। और इसका लक्ष्य है 2 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचना। 2 करोड़ किसानों तक? जी, जिन्हें गारंटी प्रोक्योरमेंट, सीड सपोर्ट और वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग का लाभ मिलेगा। तो लक्ष्य साफ है, दालों में आत्मनिर्भरता। लेकिन ये सिर्फ एक सपना ना रह जाए, इसके लिए जमीन पर क्या कॉन्क्रीट कदम उठाया जा रहा है? मतलब बीज से लेकर बाजार तक सरकार की योजना क्या है? बिल्कुल। स्ट्रैटेजी को 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया गया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है सीड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि शुरुआत एकदम जड़ से हो रही है, सही बीज से। बिल्कुल। इसके तहत 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स का उत्पादन और वितरण किया जाएगा। वाह! साथ ही 88 लाख सीड किट्स किसानों को मुफ्त में दिए जाएंगे। मुफ्त में? हाँ, बिल्कुल मुफ्त। जोर इस बात पर है कि किसानों को हाई यील्डिंग वैरायटी, पेस्ट रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में मिलें। मतलब ऐसे भी जो ज्यादा पैदावार दें और मौसम की मार भी झेल सके। सही। ठीक है, किसान ने अच्छी किस्म का बीज बो दिया, फसल भी अच्छी हो गई, लेकिन उसे सही दाम मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है। इसी चिंता को दूर करता है दूसरा स्तंभ, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी। अच्छा। सरकार ने वादा किया है कि अगले 4 सालों तक तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सुनिश्चित की जाएगी। 100%? हाँ, 100%। ये खरीद नाफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियां पीएमएएसए स्कीम के तहत करेंगी। ये किसानों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। मतलब किसान बिना किसी डर के इन दालों को उगा सकता है। और इसमें राज्यों की क्या भूमिका होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल, ये तीसरा स्तंभ है, रोल ऑफ स्टेट्स। राज्यों को 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान तैयार करने होंगे ताकि बीजों की सप्लाई चेन में कोई कमी ना आए। राइट। आईसीएआर ब्रीडर सीड प्रोडक्शन की निगरानी करेगा और क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए साथी पोर्टल का इस्तेमाल होगा। साथी? हाँ, SATHI, सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। इससे बीज की पूरी जर्नी को ट्रैक किया जा सकेगा। वाह, ये तो बहुत एडवांस्ड है। और चौथा स्तंभ, फसल उग गई, बिक भी गई, उसके बाद क्या? चौथा स्तंभ है पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन, यानी फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना और वैल्यू एडिशन करना। अच्छा, मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो फिर हमें अपनी दालों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर क्यों होना पड़ रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है और यही एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास छिपा है। कैसा विरोधाभास? भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन हम ही दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर और सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। हाँ, एक मिनट, प्रोड्यूसर भी सबसे बड़े और इंपोर्टर भी सबसे बड़े। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी थाली में दाल की जरूरत हमारे खेतों की पैदावार से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मिशन सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इस बढ़ते हुए गैप को भरने के लिए है। अच्छा। हमारे टॉप स्टेट्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान मिलकर 55% उत्पादन करते हैं। चिकपी यानी चने का उत्पादन सबसे ज्यादा है, लेकिन तूर और मसूर में हम पीछे हैं। हमारा प्रोडक्शन FY14 में 192 लाख टन से बढ़कर FY24 में 245 लाख टन हो गया है, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी सालाना 15-20% बढ़ रहा है। 2023-24 में हमने 47 लाख टन से ज्यादा दालें इंपोर्ट की। और इस गैप के पीछे सिर्फ बढ़ती आबादी ही वजह है या और भी कारण है? देखिए, कई कारण हैं। पहला तो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। भारतीय आहार में प्रोटीन का 20-25% हिस्सा दालों से आता है। WHO की रिकमेंडेड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 85 ग्राम प्रतिदिन, और हम अभी भी उससे पीछे हैं। राइट। दूसरा, राइजिंग डिमांड। अनुमान है कि 2047 तक हमारी मांग 50 मिलियन टन को पार कर जाएगी। ओके। तीसरा, सॉइल हेल्थ। दालें नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स हैं, वो हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। और आखिरी कारण है प्राइस स्टेबलाइजेशन। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम इंपोर्ट पर निर्भर होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। दालों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यह मिशन इन सभी चुनौतियों का एक मुश्त समाधान है। तो हमने देखा कि कैसे भारत अपनी थाली को सुरक्षित करने के लिए आत्मनिर्भरता की राह पर है, लेकिन दुनिया के मंच पर लड़ाई आत्मनिर्भरता से ज्यादा न्याय और अपने हक की है। हाँ, खासकर जब बात हमारे समुद्र और मछुआरों की हो। लेट्स अनपैक द WTO अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। भारत ने इसे अभी तक रैटिफाई नहीं किया है। पहले तो ये बताइए कि ये अग्रीमेंट है क्या? देखिए, ये ओशन सस्टेनेबिलिटी पर पहला बाइंडिंग मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है। इसका सीधा साधा लक्ष्य है उन हानिकारक सब्सिडीज को खत्म करना जो ओवर फिशिंग और IUU फिशिंग को बढ़ावा देती हैं। IUU का मतलब है इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इसे 2022 में जिनीवा में अडॉप्ट किया गया था और ये 15 सितंबर 2025 को लागू हुआ। ये सीधे तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6 से जुड़ा है। So what does this all mean? ये अग्रीमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? What's fascinating here is the scale of the problem. दुनिया के 30% फिश स्टॉक्स ओवरफिश्ड हैं, मतलब हम जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ रहे हैं।
35% से भी ज्यादा। जी। और इसे बढ़ावा कौन दे रहा है? सालाना लगभग $22 बिलियन की सरकारी सब्सिडीज। 22 अरब डॉलर। हाँ। और मजे की बात यह है कि दुनिया की 58% सब्सिडीज तो सिर्फ 5 देश या समूह देते हैं: चाइना, EU, US, साउथ कोरिया और जापान। अच्छा। ये एग्रीमेंट इन्हीं हार्मफुल सब्सिडीज पर रोक लगाने के लिए है। इससे न सिर्फ समुद्र बचेगा, बल्कि उन 260 मिलियन लोगों की आजीविका भी सुरक्षित होगी जो सीधे तौर पर फिशरीज पर निर्भर हैं। ठीक है, तो अग्रीमेंट ओवरफिशिंग को रोकने के लिए है। इसके की प्रोविजंस क्या है? क्या विकासशील देशों के लिए कोई रियायत है? हाँ, इसमें स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SNDT का प्रावधान है। विकासशील और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इसे लागू करने के लिए 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। ओके। इसके अलावा एक WTO फिश फंड भी बनाया गया है जो इन देशों को टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करेगा। मेन प्रोविजन यही है कि IUU फिशिंग, ओवरफिश स्टॉक्स पर फिशिंग और अनरेगुलेटेड हाई सीज फिशिंग से जुड़ी सब्सिडीज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये अग्रीमेंट इतना अच्छा है तो भारत ने इसे रेटिफाई क्यों नहीं किया? इंडियाज मेन कंसर्न्स क्या हैं? दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट इक्विटी एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत का पहला और सबसे मजबूत तर्क ये है कि हम एक लो सब्सिडी नेशन हैं। लो सब्सिडी नेशन? हाँ, हमारी ज्यादातर फिशरीज स्मॉल स्केल और लाइवलीहुड डिपेंडेंट हैं। हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ट्रॉलर से नहीं, बल्कि छोटी नावों से मछली पकड़ने वाले लाखों मछुआरों को सपोर्ट करते हैं। हमारी सब्सिडी उनके जीवन यापन के लिए है, ओवरफिशिंग के लिए नहीं। यानी भारत का कहना है कि आप एक छोटी नाव वाले मछुआरे और एक जायंट इंडस्ट्रियल फिशिंग फ्लीट को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। बिल्कुल। और यहीं से भारत का दूसरा तर्क निकलता है जो CBDR के सिद्धांत पर आधारित है: कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, अगर एक कमरे को 10 लोगों ने मिलकर गंदा किया है, लेकिन 2 लोगों ने 90% कचरा फैलाया है, तो क्या सबकी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का कहना है कि जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा सब्सिडीज देकर समुद्र को एक्सप्लॉइट किया है, यानी जो ओवरफिशिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। आप सबकी जिम्मेदारी बराबर तय नहीं कर सकते। ये तर्क सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन क्या दुनिया, खासकर डेवलप्ड नेशंस, भारत के इस हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले तर्क को मानते हैं, या वो इसे अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक बहाना समझते हैं? यही तो बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। विकसित देश चाहते हैं कि नियम सब पर एक समान लागू हों। अच्छा। इसी वजह से भारत ने काउंटर प्रपोजल दिया था। भारत ने कहा कि जो देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी EEZ के बाहर जाकर डीप सी फिशिंग करते हैं, उन पर सब्सिडीज के लिए 25 साल का मोरेटोरियम यानी रोक लगा दी जाए। ये तो सीधे सीधे बड़े फिशिंग नेशंस को टारगेट करता। हाँ, जाहिर है इसे माना नहीं गया। तो इसका मतलब है कि ये नियम हमारे छोटे मछुआरों पर भारी पड़ सकते हैं, जबकि बड़ी कमर्शियल फ्लीट्स को शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है। अग्रीमेंट में ओवर कैपेसिटी एंड ओवर फिशिंग OCOF को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, वो भी भारत जैसे देशों के लिए डिसएडवांटेजेस हैं। कैसे? उसमें ईज का साइज, कोस्टल पॉपुलेशन और पर कैपिटा सब्सिडीज जैसे फैक्टर्स को अनदेखा किया गया है। इसलिए भारत एक न्याय संगत और संतुलित अग्रीमेंट चाहता है जो स्मॉल स्केल फिशर्स के हितों की रक्षा करे। तो एक तरफ भारत वैश्विक मंच पर अपने पारंपरिक उद्योगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एक और मोर्चा है जो भविष्य का है, और वो है AI का। यहाँ सवाल बचाव का नहीं, बल्कि लीडरशिप लेने का है। बिल्कुल। नीति आयोग ने AI एंड एम्प्लॉयमेंट पर 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं। दिस सीम्स लाइक अ डबल एज सोर्ड। बिल्कुल, AI एक डुअल चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ ये फॉर्मल सेक्टर की नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ ये भारत की विशाल इनफॉर्मल वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज और स्किल करने का एक अभूतपूर्व अवसर भी प्रदान करता है। इससे 2025 के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से भी जोड़ा गया है, जिसने इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर प्रकाश डाला। नीति आयोग की इन 2 रिपोर्ट्स का फोकस क्या है? पहली रिपोर्ट है रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द AI इकोनॉमी। ये AI का उपयोग करके रोजगार पैदा करने की भारत की योजना को परिभाषित करती है। और दूसरी? और दूसरी है रोड मैप ऑन AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। इसका फोकस इस बात पर है कि कैसे इनफॉर्मल वर्कर्स को फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके एक फॉर्मल और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स में बदला जाए। पहली रिपोर्ट में एक 3W फ्रेमवर्क की बात की गई है। लेट्स अनपैक दिस। ये क्या है? ये AI के प्रभाव को 3 स्तरों पर समझाता है। पहला W है चेंज इन वर्क, यानी AI हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा, टास्क्स को ऑटोमेट करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। राइट। दूसरा W है चेंज इन वर्कर, यानी कुछ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन नई स्किल्स वाली नई नौकरियां पैदा भी होंगी। और तीसरा? और तीसरा W है चेंज इन वर्कफोर्स। इसके तहत हाइब्रिड ह्यूमन AI टीम्स एक स्टैंडर्ड बन जाएंगी और पूरी इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स का रिस्ट्रक्चरिंग होगा। तो AI का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा और इससे जुड़े रिस्क्स क्या हैं? क्योंकि नौकरियों के जाने का डर सबसे बड़ा है। इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, जैसे हायर प्रोडक्टिविटी, भारत की GDP में ट्रिलियंस का इजाफा और AI ऑपरेशंस, फिनटेक, हेल्थ केयर AI जैसे क्षेत्रों में लाखों नई नौकरियां।
लेकिन रिस्क भी बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है हाई जॉब डिस्प्लेसमेंट। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में 60% तक फॉर्मल सेक्टर जॉब्स पर ऑटोमेशन का खतरा है। 1 मिनट, 60%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि हर 10 में से 6 नौकरियों पर खतरा है। क्या हम मास अनएम्प्लॉयमेंट की एक लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है और इसीलिए नीति आयोग की ये रिपोर्ट्स इतनी जरूरी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स होंगे आईटी सर्विसेज, बीपीकेपीओ, रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा टैलेंट माइग्रेशन भी एक समस्या है। हमारा नेट नेगेटिव एआई टैलेंट माइग्रेशन इंडेक्स -1.55 प्रति 10,000 है, यानी हम एआई टैलेंट को अट्रैक्ट करने से ज्यादा गंवा रहे हैं। ये तो ऑपरेशनल रिस्क हुए। क्या कुछ स्ट्रक्चरल रिस्क भी हैं जो हमारी व्यवस्था से जुड़े हैं? हाँ, स्ट्रक्चरल रिस्क भी गंभीर हैं। पहला है एजुकेशन एंड स्किल्स गैप। हमारा करिकुलम आउटडेटेड है। दूसरा, लो रिसर्च आउटपुट। ग्लोबल एआई पेटेंट्स में भारत का हिस्सा 2030 में 5% से भी कम हो गया। अच्छा। तीसरा, एआई टैलेंट गैप। हम एआई टैलेंट की डिमांड का केवल 50% ही पूरा कर पाते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा रिस्क है इनफॉर्मल वर्कफोर्स एक्सक्लूजन। हमारी 90% वर्कर्स। हाँ, उनके पास वेरीफाइबल आइडेंटिटीज और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की कमी है, जिस वजह से वो फॉर्मल जॉब्स और सोशल सिक्योरिटी के लाभों से बाहर रह जाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर पॉलिसी? नीति आयोग ने इन जबरदस्त चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रिकमेंडेशंस दी हैं? If we connect this to the bigger picture, the recommendations are transformative. नीति आयोग ने 2 मिशन मोड अप्रोचेस का सुझाव दिया है। पहला है एस्टैब्लिश द नेशनल एआई टैलेंट मिशन। ये नेशनल एआई टैलेंट मिशन सुनने में बहुत एम्बिशियस होता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? हमारे पास पहले से ही स्किलिंग मिशंस हैं जिनके रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं, तो ये मिशन कैसे अलग होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये मिशन 3 स्तरों पर काम करेगा। पहला, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में एआई लिटरेसी को एक फाउंडेशनल स्किल बनाया जाएगा, जैसे पढ़ना लिखना होता है। ओके। दूसरा, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भारत लाने के लिए एक खास एआई टैलेंट वीजा लाया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, लाखों लोगों को एआई ऑगमेंटेड जॉब्स के लिए अपस्किल करने के लिए एक नेशनल रीस्किलिंग इंजन बनाया जाएगा। और दूसरा मिशन जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए है? दूसरा मिशन है लॉन्च मिशन डिजिटल श्रम सेतु। इसका एम इनफॉर्मल वर्कर्स को फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज से एम्पावर करना है। इसे एक उदाहरण से समझाइए। एक दिहाड़ी मजदूर के लिए इसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल, इसे ऐसे सोचिए, आज एक दिहाड़ी मजदूर को काम ढूंढने, अपनी मजदूरी तय करने और पैसा पाने में कितनी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। अब कल्पना कीजिए, डिजिटल श्रम सेतु की मदद से वो अपने फोन पर देख सकता है कि कहाँ काम उपलब्ध है, एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है और काम खत्म होते ही उसके खाते में सीधे पैसे आ जाते हैं, बिना किसी बिचौलिए के। हाँ, बिना किसी बिचौलिए के। एआई, ब्लॉकचेन और इमर्सिव टूल्स का उपयोग करके वर्क आइडेंटिफिकेशन, स्किल मैपिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच को आसान बनाया जाएगा। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई मॉडल की तरह लार्ज स्केल इंक्लूजन को सक्षम करेगा। हाँ। तो कंक्लूजन ये है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एआई या तो बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान कर सकता है या मास अपस्केलिंग और एआई टैलेंट में ग्लोबल लीडरशिप का माध्यम बन सकता है। इन दोनों मिशंस का स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन भारत को एक ग्लोबल आईटी हब से ग्लोबल कैपिटल फॉर एआई टैलेंट में बदल सकता है। इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग की ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? ये खबरों में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, मतलब खान मंत्रालय ने, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन या एनसीएमएम के तहत इस स्कीम के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। अच्छा, तो गाइडलाइंस अब आ चुकी हैं। चलिए इस स्कीम के की फीचर्स को समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये स्कीम एनसीएमएम का ही एक हिस्सा है और इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम्स हैं उनसे क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने और अलग करने के लिए घरेलू रिसाइकलिंग क्षमता, मतलब डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी विकसित की जाए। और ये कितने समय के लिए है? ये स्कीम 6 साल के लिए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 2030-31 तक चलेगी। और इसके लिए फाइनेंशियल आउटले कितना रखा गया है? इसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय रखा है। ठीक है, तो 1500 करोड़। अब सवाल ये है कि इसमें किस तरह के वेस्ट को रिसाइकिल करने की बात हो रही है, मतलब इसका एलिजिबल फीड स्टॉक क्या है? और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स से निकलने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर्स शामिल हैं। ओके। इसके अलावा 27 क्रिटिकल मिनरल्स वाले स्क्रैप भी इसमें शामिल हैं। कुछ मुख्य मिनरल्स की बात करें तो वो है एंटीमोनी, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल। लिथियम और कोबाल्ट तो बहुत जरूरी है, खासकर ईवी बैटरीज के लिए। बिल्कुल। इनके अलावा नायोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs भी हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि REEs में यूरेनियम और थोरियम शामिल नहीं है। पॉइंट भी नोटेड। अच्छा, और इस स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा? बेनिफिशियरीज कौन होंगे? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए? नहीं, यही इस स्कीम की खास बात है। इसका लाभ बड़े और छोटे दोनों तरह के रिसाइकलर्स को मिलेगा। इसमें स्टार्टअप्स और इस क्षेत्र में आने वाले जो नए खिलाड़ी हैं, न्यू एंट्रेंट्स, वो भी शामिल हैं। ये हिस्सा तो काफी दिलचस्प है कि सरकार इन रिसाइकलर्स को प्रोत्साहित कैसे करेगी। इसका इंसेंटिव मैकेनिज्म क्या है?
क्योंकि असल में तो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। सही बात है। प्रोत्साहन तंत्र को बहुत सोच समझकर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी यानी केपेक्स सब्सिडी। इसमें प्लांट और मशीनरी पर 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी शुरुआती लागत में सरकार मदद करेगी। एग्जैक्टली और दूसरा है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मतलब ओपेक्स सब्सिडी। ये सब्सिडी इंक्रीमेंटल सेल्स पर मिलेगी। इंक्रीमेंटल सेल्स मतलब कंपनी जितना ज्यादा रिसाइकल करके बेचेगी उतनी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल में ये 40% और 5वें साल तक मतलब FY 2026-27 से FY 2030-31 तक 60% तक सब्सिडी होगी। ये तो बहुत अच्छा इंसेंटिव है। इससे कंपनियां सिर्फ प्लांट लगाकर बैठेगी नहीं बल्कि प्रोडक्शन भी करेंगी। एक कुल 50 करोड़ की सीमा है जिसमें ओपेक्स कैप 10 करोड़ है और छोटी कंपनियों के लिए कुल 25 करोड़ जिसमें ओपेक्स कैप 5 करोड़ है। ठीक है, ये तो हुई स्कीम की बात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर होते क्या हैं। हम ये शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूर। क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज हैं जो देश के आर्थिक विकास, सामरिक क्षेत्रों मतलब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। एक, इनकी भौगोलिक उपलब्धता बहुत सीमित है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी। मतलब ये हर जगह नहीं मिलते। हाँ, और दूसरी, इनकी सप्लाई में रुकावट आने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे सप्लाई वल्नरेबिलिटी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भारत के लिए ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, REEs, पोटैश और सिलिकॉन। इनमें से 24 खनिजों को MMDR एक्ट 1957 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट D में शामिल भी किया गया है। So what does this all mean? मतलब इन मिनरल्स को रिसाइकिल करने का इतना महत्व क्यों है? What is the significance of recycling critical minerals? इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे देश में मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, केमिकल प्रोसेसिंग और R3 और R4 लेवल की लाई आयन बैटरी रिसाइकलिंग जैसी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। R3 और R4 लेवल। हाँ, ये एडवांस रिसाइकलिंग के लेवल्स हैं। अनुमान है कि इससे सालाना 270 किलोटन रिसाइकलिंग क्षमता और 40 किलोटन क्रिटिकल मिनरल का उत्पादन देश में ही हो पाएगा। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी है एनहांसिंग सप्लाई चेन सिक्योरिटी। देखिए, दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स कुछ ही देशों में केंद्रित हैं। जैसे चीन अकेले 60-70% RE उत्पादन को नियंत्रित करता है। बाप रे, 60-70% तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो रिसाइकलिंग हमें निर्यात प्रतिबंधों मतलब एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और भू राजनीतिक झटकों जियोपॉलिटिकल शॉक्स जैसे जोखिमों से बचाती है। ये तो स्ट्रेटेजिक एंगल हो गया। और इकोनॉमिक एंगल से? आर्थिक रूप से भी ये बहुत फायदेमंद है। तीसरा पॉइंट है सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। रिसाइकलिंग को अर्बन माइनिंग भी कहा जाता है। ये आयात पर हमारी निर्भरता कम करता है। आपको एक उदाहरण देती हूँ। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सिर्फ 4 खनिजों Li, CO, Ni और Cu के आयात पर 34,800 करोड़ रुपए खर्च किए। 34,800 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये पैसा बच सकता है। चौथा फायदा है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। इससे कचरा प्रदूषण और नए खनन मतलब वर्जिन माइनिंग का दबाव कम होता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। और रोजगार के बारे में क्या? हाँ, 5वां पॉइंट है फॉर्मलाइजेशन एंड जॉब क्रिएशन। इस क्षेत्र में करीब 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है, जिससे 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। और ये एक फॉर्मल रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा, जो अभी काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है। तो कुल मिलाकर स्कीम का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि ये स्कीम भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करती है। ये आयात पर निर्भरता घटाकर, भू राजनीतिक जोखिमों को कम करके और एक फॉर्मल टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग उद्योग को बढ़ावा देकर भारत के दीर्घकालीन औद्योगिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक लचीलेपन मतलब रेजिलियंस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चलिए, ये तो हुई क्रिटिकल मिनरल्स की बात। जी। अब अपने दूसरे विषय पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी ने एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ESI 2023-24 जारी किया है। जी। इसके निष्कर्षों पर जाने से पहले क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब ASI है क्या? जरूर। इसे मॉस्पी के तहत काम करने वाला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO कंडक्ट करता है। ओके। यह सर्वे कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत हर साल किया जाता है। अगर इसकी कवरेज की बात करें तो इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शंस 2M, I and 2 के तहत पंजीकृत सभी कारखाने शामिल हैं। मतलब जहां 10 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं। जी। और साथ ही बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 के तहत आने वाली बीड़ी और सिगार इकाइयां और कुछ अन्य इकाइयां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे रक्षा प्रतिष्ठान, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, तेल भंडारण डिपो और रेलवे वर्कशॉप जैसी विभागीय इकाइयां इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं आंकड़ों पर। ASI 2023-24 के की फाइंडिंग्स क्या हैं? क्या तस्वीर सामने आ रही है? सर्वे के जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो काफी पॉजिटिव हैं।
सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए की बात करते हैं। कुल जीवीए में करंट प्राइसेस पर 11.89% की वृद्धि हुई है। 11.89% की ग्रोथ, ये तो काफी अच्छी है। हाँ, और टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं बेसिक मेटल्स, मोटर व्हीकल्स, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स। और जीवीए हिस्सेदारी में टॉप 5 राज्य हैं महाराष्ट्र 16%, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इंडस्ट्रियल आउटपुट का क्या हाल रहा? पिछले साल की तुलना में इंडस्ट्रियल आउटपुट में 5.80% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और रोजगार, ये एक बहुत जरूरी आंकड़ा होता है। हाँ, और रोजगार का आंकड़ा इस रिपोर्ट का सबसे मजबूत पहलू है। पिछले एक दशक में औद्योगिक क्षेत्र में 5.7 मिलियन यानी 57 लाख नई नौकरियां पैदा हुई। साल दर साल रोजगार वृद्धि 2023-24 में 5.92% रही। 57 लाख नई नौकरियां। और कौन से राज्य इसमें सबसे आगे रहे? रोजगार देने वाले टॉप 5 राज्य हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो जीवीए और रोजगार दोनों में लगभग वही राज्य आगे हैं। बिल्कुल। आपने जीवीए का उल्लेख किया, सर्वे में एनवीए और फिक्स्ड कैपिटल जैसे शब्द भी हैं। क्या हम इन टर्म्स को थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए का फॉर्मूला है जीवीए इज इक्वल टू टोटल आउटपुट टोटल इनपुट। ये उत्पादन प्रक्रिया द्वारा बनाए गए अतिरिक्त मूल्य को मापता है। ओके। फिर आता है नेट वैल्यू एडेड यानी एनवीए। इसका फॉर्मूला है एनवीए इज इक्वल टू टोटल आउटपुट टोटल इनपुट प्लस डेप्रिसिएशन। यह संपत्ति के मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद बनाए गए मूल्य को दर्शाता है। ये प्रॉफिट की ज्यादा साफ तस्वीर देता है। और फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है साल के अंत में फैक्ट्री के स्वामित्व वाली स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिशिएटेड वैल्यू, जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा हो, जैसे कि जमीन, इमारतें और प्लांट और मशीनरी। तो इस सर्वे का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों का असर दिख रहा है? निष्कर्ष ये है कि एएसआई 2023-24 बढ़ते जीवीए, उत्पादन और लगातार रोजगार सृजन के साथ एक मजबूत औद्योगिक प्रदर्शन को दर्शाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य औद्योगिक विकास के केंद्र बने हुए हैं। और हाँ, एएसआई उत्पादकता, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस में सुधार के लिए नीति निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा सेट बना हुआ है। आरबीआई का नया पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, जिसे पीआरबी कह रहे हैं, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है ना? हाँ, बहुत बड़ा। ये पुराने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स मतलब बीयूपीएसएस को रिप्लेस कर रहा है। तो ये सिर्फ एक नाम का बदलाव है या कुछ फंडामेंटली अलग है इसमें? नहीं, ये फंडामेंटली अलग है। ये कदम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत उठाया गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है मतलब इसकी कॉम्पोजिशन, वही इसे खास बनाती है। अच्छा, कैसा है इसका कॉम्पोजिशन? ये एक 6 मेंबर बोर्ड है। ओके, 6 मेंबर्स। हाँ, और इसमें कौन कौन होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आरबीआई के गवर्नर तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे ही। ठीक है, वो तो नेचुरल है। उनके साथ आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के इंचार्ज हैं, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। राइट। एक और आरबीआई ऑफिसर होंगे जिन्हें सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करेगा। तो 3 लोग आरबीआई से हो गए, बाकी के 3? और यहीं पर जो है सबसे बड़ा बदलाव है, बाकी 3 एक्सपर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट नॉमिनीज। हाँ, पर ये कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सरकार को ऐसे लोग चुनने होंगे जिन्हें पेमेंट सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी या लॉ की गहरी समझ हो। वाओ, दैट्स वेरी स्पेसिफिक। मतलब फोकस अब सिर्फ फाइनेंस पर नहीं, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पर भी है। एग्जैक्टली। यही दिखाता है कि आरबीआई भारत के पेमेंट इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजिकली रोबस्ट और लीगली साउंड बनाने के लिए कितना सीरियस है। इन मेंबर्स के टेन्योर मतलब कार्यकाल के बारे में भी कुछ नियम होंगे? हाँ बिल्कुल, टेन्योर 4 साल का होगा। और क्या उन्हें रीनॉमिनेट किया जा सकता है? नहीं, मेंबर्स रीनॉमिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और अगर कोई रिजाइन करना चाहे तो उन्हें 6 हफ्तों का नोटिस देना होगा। डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए भी मतलब अयोग्यता के लिए भी बहुत क्लियर क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि एक तो उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित ना हुए हो। ओके। किसी क्रिमिनल केस में 180 दिनों से ज्यादा की सजा ना हुई हो। और हाँ, कोई एमपी या एमएलए जैसा पॉलिटिकल पद होल्ड न करते हो। ये तो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जी, और एक और बात, आरबीआई के जो प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर हैं वो इस बोर्ड में परमानेंट इनवाइट ही होंगे, ताकि लीगल क्लैरिटी हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। बोर्ड की मीटिंग्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में क्या? साल में कम से कम 2 मीटिंग्स करना जरूरी है और कोरम के लिए 3 मेंबर्स का होना जरूरी है। 3 मेंबर्स कोई भी? नहीं, उसमें भी एक शर्त है। उन 3 में चेयरपर्सन या डिप्टी गवर्नर और कम से कम एक नॉमिनेटेड मेंबर का होना कंपलसरी है। यानी आरबीआई और गवर्नमेंट नॉमिनी दोनों की मौजूदगी जरूरी है। हाँ, एक चेक इन बैलेंस बनाया गया है।
और फैसले सिंपल मेजॉरिटी से होंगे। अगर टाई हो जाता है तो चेयरपर्सन या डिप्टी गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट होगा। गॉट इट। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जैसा आपने बताया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007 पर बेस्ड है। जी, जिसका मेन पर्पस ही इंडिया के सभी पेमेंट सिस्टम्स, चाहे वो मैनुअल क्लियरिंग हो या आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और हमारा यूपीआई, सबको रेगुलेट और सुपरवाइज करना है। Here's where it gets really interesting. अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन। आरबीआई ने इंडियन रुपी के ग्लोबल यूज को एक्सपैंड करने के लिए कुछ बड़े मेजर्स अनाउंस किए हैं। हाँ, और इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपए का मतलब क्या है। बताइए। इसका मतलब है इंडियन रूपी को ग्लोबल ट्रेड, इनवॉइसिंग, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन देना। अल्टीमेट गोल क्या है इसका? द अल्टीमेट गोल इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन करेंसीज, स्पेशली द यूएस डॉलर। तो आरबीआई ने इसके लिए क्या स्पेसिफिक मेजर्स लिए हैं? कई मेजर्स हैं। पहला तो है आईएनआर लोन्स टू नॉन रेजिडेंट्स। मतलब डीलर बैंक्स हैं या उनकी ओवरसीज ब्रांचेस हैं, वो भूटान, नेपाल और श्रीलंका के रेजिडेंट्स को इंडियन रुपी में लोन दे सकेंगी। अच्छा, सिर्फ इन 3 देशों को? हाँ, फिलहाल शुरुआत इन 3 पड़ोसी देशों से की गई है जिनके साथ हमारे मजबूत आर्थिक संबंध हैं। ठीक है। दूसरा मेजर क्या है? दूसरा है ट्रांसपेरेंट रुपी रेफरेंस रेट्स। इसके लिए फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड यानी एफबीआईएल अब इंडियन रुपी के लिए मेजर करेंसीज के अगेंस्ट मार्केट बेस्ड रेफरेंस रेट्स डेवलप करेगा, ताकि दुनिया को रुपए की एक रिलायबल कीमत पता चल सके। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स, मतलब एसआरवीएस का एक्सपेंडेड यूज। SRVAs, ये टर्म आजकल काफी सुनने में आ रहा है। कुड यू ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट अ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट इज? जरूर। देखिए, एसआरवीए एक ऐसा अकाउंट है जो कोई फॉरेन बैंक एक इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपीज में होल्ड करता है। ओके। इसका इस्तेमाल इंडिया और उस फॉरेन कंट्री के बीच ट्रेड को सीधे रुपीज में सेटल करने के लिए किया जाता है। मतलब आपको डॉलर या किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये उन देशों के लिए बहुत यूजफुल है जिनके पास फॉरेक्स की कमी है या जिन पर सैंक्शंस लगे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज अ गेम चेंजर। और अब जो नया अपडेट आया है वो ये है कि एसआरवीए अकाउंट्स में जो बैलेंस है, हाँ, उसे अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स सीपीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहले ये परमिशन नहीं थी। पहले इसे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करने की परमिशन थी। अब ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं जिससे फॉरेन बैंक्स को अपने रुपी बैलेंस पर बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर? बेनिफिट्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सबसे पहला तो रिड्यूस्ड एक्सचेंज रेट रिस्क। इंडियन ट्रेड यूएस डॉलर के फ्लक्चुएशन से बचेगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, लोअर फॉरेक्स रिजर्व डिमांड। इंडिया को बड़े बड़े यूएसडी रिजर्व्स रखने की जरूरत कम हो जाएगी। इससे हमारा ट्रेड इन्फ्लुएंस भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल, इट बूस्ट्स इंडियाज ट्रेड इन्फ्लुएंस। आईएनआर एक स्टेबल रीजनल करेंसी के रूप में पोजीशन होगा। और सबसे बढ़कर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। ग्लोबल लिक्विडिटी शॉक्स के प्रति हमारी वल्नरेबिलिटी कम होगी। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या एसआरओ। आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल एफआईडीसी को एनबीएफसीज के ओवरसाइट के लिए एसआरओ का स्टेटस दिया है। हाँ, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है, एसआरओ की जरूरत क्यों पड़ी? वही मैं पूछने वाली थी। देखिए, एफआईडीसी जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एनबीएफसीज की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, इसको एसआरओ का स्टेटस देने का मकसद एनबीएफसी सेक्टर में गवर्नेंस, डिसिप्लिन और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मजबूत करना है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ को रेगुलेशन। यस, एग्जैक्टली। ये को रेगुलेशन है जहां इंडस्ट्री खुद अपने कंडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो इस एसआरओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सेक्टोरल डिसिप्लिन और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री की जो चिंताएं हैं उन्हें एड्रेस करना और फाइनेंशियल सेक्टर के ऑर्डरली डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। और तीसरा, आरबीआई को कंप्लायंस फॉस्टर करने और रिस्क डिटेक्ट करने में असिस्ट करना। इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क भी है? हाँ, आरबीआई का ऑम्निबस फ्रेमवर्क फॉर एसआरओज फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज 2024। इसमें एसआरओ बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिए गए हैं। क्या क्राइटेरिया है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनी होना चाहिए, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके। उसके पास एडिक्वेट नेटवर्थ और डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग होनी चाहिए जिसमें किसी भी सिंगल शेयर होल्डर का हिस्सा 10% से ज्यादा ना हो। फेयर इनफ। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियरली डिफाइंड होंगी? हाँ, बहुत क्लियरली। अपने मेंबर्स के प्रति भी और रेगुलेटर यानी आरबीआई के प्रति भी। मेंबर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, ग्रीवेंस रिड्रेसल और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। और आरबीआई के प्रति? रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करना, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को डिटेक्ट करना और इनोवेशन को प्रमोट करना। गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर भी जरूर ध्यान दिया गया होगा। बहुत ज्यादा। बोर्ड के कम से कम 1/3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट, ताकि अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग हो सके। बिल्कुल। एक क्विक रिमाइंडर के तौर पर एनबीएफसीज होती क्या हैं? कई बार लोग इन्हें बैंकों से कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ, ये कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। इनका काम लेंडिंग और फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन ये बैंकों से अलग कैसे हैं?
सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब हम इनमें सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते? सही। और न ही ये चेक इशू कर सकती हैं और ना ही ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा हो सकती हैं। और इनकी संख्या भी तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। 2024 तक आरबीआई के पास 9,000 से ज़्यादा एनबीएफसीज रजिस्टर्ड थी। इसीलिए एसआरओ की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। और आज का हमारा फाइनल टॉपिक है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021। इसमें नया डेवलपमेंट ये है कि अब सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इस स्कीम के अंडर लाया गया है। Yes, and this is a significant expansion of the consumer grievance redressal mechanism. RBIOS 2021 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव रेगुलेटेड एंटिटीज के कस्टमर्स के लिए एक फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड करना है। ये वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन के प्रिंसिपल पर काम करता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, ये वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल है। मतलब आप कहीं से भी किसी भी एंटिटी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस एक्सपेंशन से पहले कौन-कौन सी एंटिटीज इसमें कवर्ड थी? द लिस्ट वॉज ऑलरेडी क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें सभी कमर्शियल बैंक्स थे। RRBs भी थे। हाँ, रीजनल रूरल बैंक्स, स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा हो। NBFCs भी थी। हाँ, एनबीएफसीज थी जो डिपॉजिट लेती हैं या जिनका कस्टमर इंटरफेस है और एसेट 100 करोड़ से ज्यादा हैं, और सिस्टम पार्टिसिपेंट्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी। मतलब काफी कुछ पहले से ही कवर था। जी, ये स्कीम असल में 3 पुरानी स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई थी। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006, एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन स्कीम 2018 और डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑम्बुड्समैन स्कीम 2019। और सबसे जरूरी बात, ऑम्बुड्समैन की पावर्स। व्हाट एम्पावर्स द कंज्यूमर हियर? पावर यह है कि ऑम्बुड्समैन 20 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन अवार्ड कर सकता है। 20 लाख रुपए? हाँ, और इसके अलावा हैरेसमेंट, मेंटल एगनी और कस्टमर का जो समय और पैसा खर्च हुआ उसके लिए 1 लाख रुपए का एडिशनल कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI के कुछ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव से सोर्सेज में 3 बड़े कदमों का जिक्र है। सबसे पहला है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी ULI। हाँ, ULI। ये सुनने में UPI जैसा लगता है ना? पर लेंडिंग के लिए इसे एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जा रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि इतने सारे अलग-अलग सोर्सेज से डेटा को सुरक्षित तरीके से एक जगह लाना, ये आसान तो नहीं होगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। देखिए, चैलेंज तो है, पर ULI का कॉन्सेप्ट ही इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए है। इसका मकसद है कि अलग अलग सोर्सेज से, जैसे बैंक हुए, क्रेडिट ब्यूरोज हुए, सरकारी एजेंसियां हुई, वहां से बोरोवर का डेटा उनकी सहमति के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लेंडर्स को मिल जाए। अच्छा। इससे होता यह है कि जो लोग खासकर छोटे शहरों या गांव में हैं, जिनकी फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, हाँ। उनकी भी एक मजबूत डिजिटल प्रोफाइल बन पाती है। तो जब एक लेंडर के पास वेरीफाइड डेटा होता है तो रिस्क असेसमेंट बेहतर हो जाता होगा? एग्जैक्टली, रिस्क बेहतर समझ आता है, लोन अप्रूवल प्रोसेस तेज होता है, आम लोगों के लिए क्रेडिट एक्सेस बढ़ता है और सही प्रोफाइल वाले लोगों को बेहतर इंटरेस्ट रेट्स भी मिल सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और इससे ना सिर्फ नए लोगों को लोन मिलेगा बल्कि जो पहले से सिस्टम में है उनका भी समय बचेगा। जो लोन अप्रूवल में हफ्ते लग जाते थे वो शायद घंटों में हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा इनिशिएटिव है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स। CBDC RBI की अपनी डिजिटल करेंसी है, ये तो हम जानते हैं, पर इसके लिए एक अलग से सैंडबॉक्स की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं है, ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी है। देखिए, CBDC एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और इसे पूरे देश में लॉन्च करना एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, जाहिर है। तो फुल स्केल लॉन्च से पहले RBI ये पक्का करना चाहती है कि ये पूरी तरह से सिक्योर हो, करोड़ों ट्रांजैक्शंस का बोझ उठा सके और सबसे जरूरी, आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना आसान हो। तो ये सैंडबॉक्स फिनटेक कंपनीज के लिए है? हाँ, इस सैंडबॉक्स में फिनटेक फर्म्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है जहां वो CBDC से जुड़े नए नए आइडियाज टेस्ट कर सकती हैं। जैसे, क्या हम इससे बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकते हैं, या क्या इसमें प्रोग्रामेबल मनी जैसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, प्रोग्रामेबल मनी मतलब जहां पैसा सिर्फ एक खास मकसद के लिए ही खर्च हो। बिल्कुल। तो इस सैंडबॉक्स से RBI को अननोन रिस्क से बचने और इस टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता को परखने का मौका मिलता है। समझ गई। तो ये एक तरह से एक क्रिएटिव प्लेग्राउंड है जहां रिस्क को कंट्रोल में रखा जा सकता है। और इसी कड़ी में तीसरा इनिशिएटिव है टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, ये अभी जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट या CDs हैं, वो या तो फिजिकल पेपर फॉर्म में होते हैं या डीमैट अकाउंट में। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि इन्हीं CDs को ब्लॉकचेन या DLT पर एक यूनिक डिजिटल टोकन में बदल दिया जाता है। अच्छा, तो फिजिकल चीज को डिजिटल बना दिया। इसके फायदे क्या हैं? फायदे साफ है। पहला, सेटलमेंट लगभग रियल टाइम में हो जाता है। दूसरा, ब्लॉकचेन पर होने की वजह से हर ट्रांजैक्शन का एक पक्का रिकॉर्ड रहता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। और लिक्विडिटी का क्या? हाँ, वो तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है। सेकेंडरी मार्केट में इन डिजिटल टोकन्स को खरीदना बेचना बहुत आसान हो जाता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश का फ्लो बहुत बेहतर होता है।
ठीक है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या आप ये क्लियर कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आखिर होता क्या है? जरूर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडी बेसिकली एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है जिसे बैंक्स या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जारी करते हैं। कब? जब उन्हें पैसे की जरूरत हो? हाँ, जब उन्हें एक खास समय के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है। ये निगोशिएबल होता है, मतलब इसे मैच्योरिटी से पहले बेचा जा सकता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। तो अगर हम इन तीनों कदमों को एक साथ देखें, यूएलआई, सीबीडीसी और टोकनाइजेशन, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। आरबीआई सिर्फ रूल्स नहीं बना रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सिस्टम की प्लम्बिंग को ही बदल रहा है। आपने सही कहा। एक तरफ आम रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगा है। हाँ, स्वामिश फंड। ये हाल ही में खबरों में था, क्योंकि आरबीआई ने इसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मतलब एआईएफ एक्सपोजर के नियमों से कुछ छूट दी है। शुरू करने से पहले क्या आप समझा सकते हैं कि ये स्वामिश फंड और एआईएफ आखिर हैं क्या? बिल्कुल। पहले एआईएफ को समझते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इन्वेस्टमेंट का एक अलग तरीका है। ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। मतलब इसमें कुछ लोग या संस्थाएं मिलकर पैसा लगाते हैं? हाँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन से पैसे इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, हेज फंड्स, ये सब आते हैं। और स्वामिश फंड? स्वामित्व फंड इसी एआईएफ का एक कैटेगरी 2 एआईएफ है। कैटेगरी 2 एआईएफ्स आमतौर पर इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा लेवरेज मतलब ज्यादा उधार नहीं लेते। और इस स्वामित्व फंड का खास मकसद क्या है? इसका एक बहुत ही जरूरी मकसद है। ये फंड उन अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग देता है, जो पैसे की कमी की वजह से सालों से अधूरे पड़े हैं। ओह, तो इससे उन होम बायर्स को राहत मिलती है जिनका पैसा फंसा हुआ है? लाखों होम बायर्स को, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स में फंसी हुई है। अब जो आरबीआई ने ऐसे नियमों से छूट दी है, उसका मतलब है कि बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना और आसान हो जाएगा, जिससे फंड के पास और ज्यादा कैपिटल आएगा। और ज्यादा कैपिटल आएगा और ज्यादा रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकेंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर उन लाखों परिवारों के लिए जो अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरफ हम स्वामित्व जैसे फंड से पुरानी समस्याएं सुलझा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नई टेक्नोलॉजी एआई अपने साथ एक नई तरह की चुनौती ला रही है। हाँ, एआई। और ये हमें हमारे अगले टॉपिक पर लाता है, इंगल्स पॉज। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 2024 के इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट जॉफ्री हिंटन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, हाँ, उन्होंने चेतावनी दी है कि एआई एक नया इंगल्स पॉज ला सकता है। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है और इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये इंगल्स पॉज टर्म आया कहाँ से? ये टर्म इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन रॉबर्ट एलन ने दिया था। ये फ्रीडरिक एंगल्स के उन ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है जो उन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान किए थे। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने एक अजीब विरोधाभास देखा। एक तरफ नई नई मशीन्स और स्टीम पावर की वजह से फैक्ट्री प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ रही थी। एग्जैक्टली काम करने वाले मजदूरों की रियल वेजेस यानी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद उनकी असल कमाई या तो बढ़ ही नहीं रही थी या कुछ मामलों में गिर रही थी। तो सारा फायदा कहाँ जा रहा था? सारा फायदा, सारी दौलत फैक्ट्री मालिकों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कैपिटल ओनर्स के पास जमा हो रही थी। इससे आर्थिक असमानता मतलब इनइक्वालिटी चरम पर पहुंच गई। तो एंगल्स पॉज उसी दौर को कहते हैं जब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी लेकिन उसका फायदा आम वर्कर तक नहीं पहुंचा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो मशीन थी, आज एआई है। क्या फर्क है और क्या आशंकाएं बिल्कुल वैसी हैं? यहां गौर करने वाली बात यह है कि पैटर्न बहुत मिलता जुलता है। तब ड्राइवर था मैकेनाइजेशन, आज ड्राइवर है एआई और ऑटोमेशन। तब भी प्रोडक्टिविटी में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी और अनुमान है कि एआई से भी होगी। लेकिन आशंका यह है कि वेजेस पर असर वैसा ही हो सकता है। हाँ, लो स्केल और अब तो मिड स्केल जॉब्स भी, जैसे डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, यहाँ तक कि बेसिक कोडिंग, ये सब एआई से ऑटोमेट हो सकते हैं। इससे हो सकता है कि इन फील्ड्स में काम करने वालों की वेजेस स्टैग्नेंट हो जाएं या गिरें। और फायदा जाएगा टेक कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को और हाई स्किल्ड एआई एक्सपर्ट्स को। बिल्कुल, जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप और कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जहां देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, कंपनीज खूब मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन एक आम पढ़े लिखे इंसान की सैलरी सालों तक नहीं बढ़ रही। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल, ये न सिर्फ आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा बल्कि इसके गंभीर सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं। स्किल पोलराइजेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, ग्लोबल इनइक्वालिटी, ये सब संभावित परिणाम है। इसीलिए ये विषय अब दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया है। तो एआई जैसी लॉन्ग टर्म चिंताओं के बीच इकोनॉमी को डे टू डे बेसिस पे स्टेबल रखने का काम आरबीआई का है।
और इसके लिए वो सिस्टम की नब्ज पर हाथ रखते हैं एक टूल के जरिए जिसे कहते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट या WACR। WACR। हाँ, ये खबरों में इसलिए है क्योंकि RBI ने कहा है कि वो इसे मॉनेटरी पॉलिसी के ऑपरेटिंग टारगेट के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखेगी। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? WACR को बैंकिंग सिस्टम का पल्स रेट कहना बिल्कुल सही होगा। ये वो एवरेज इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक्स कॉल मनी मार्केट में एक दूसरे से एक रात के लिए यानी ओवरनाइट पैसा उधार लेते हैं या देते हैं। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त लिक्विडिटी यानी कैश की उपलब्धता कैसी है। ये बैंकिंग सिस्टम के स्वास्थ्य का एक बहुत ही सेंसिटिव इंडिकेटर है। तो अगर ये पल्स रेट मतलब WACR ऊपर नीचे होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ बहुत सीधा है। अगर WACR बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक्स के बीच पैसा उधार लेना महंगा हो गया है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम में कैश की कमी मतलब लिक्विडिटी टाइट होती है। और अगर WACR गिरता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में खूब कैश उपलब्ध है और पैसा सस्ता मिल रहा है। RBI इस रेट पर बहुत कड़ी नजर रखती है। उनका एक पॉलिसी रेपो रेट होता है और वो चाहते हैं कि WACR उसी रेपो रेट के आसपास रहे। अच्छा, तो ये एक तरह से टारगेट को अचीव करने में मदद करता है। हाँ, अगर WACR बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जाता है तो RBI मार्केट में इंटरवीन करके लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है ताकि WACR वापस टारगेट रेंज में आ जाए। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल और इंडिकेटर दोनों है। और RBI ये सब एक ऐसे बैकग्राउंड में कर रहा है जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त पड़ रही है। हाँ। और हमें इसका अंदाजा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से मिलता है। हाँ, और इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। IMF ने इंडिया की GDP ग्रोथ का अनुमान 2025-26 के लिए बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। 6.4 से 6.6, ये तो अच्छी बात है। और आगे के लिए 2026-27 के लिए ग्रोथ का अनुमान 6.2% रखा गया है। अगर इसे बड़े संदर्भ में देखें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये नंबर्स और भी ज्यादा अहम लगते हैं। आपने सही कहा, क्योंकि उसी रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ धीमी पड़ रही है। 2024 में 3.3% से घटकर 2025 में 3.2% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है। तो इससे साफ पता चलता है कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक गति धीमी पड़ रही है, तब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत और रिजिलियंट बनी हुई है। इंडिया वाकई एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर उभर रहा है। और एग्जाम के लिए WEO रिपोर्ट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी, जैसे इसे कौन पब्लिश करता है और कब? ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF पब्लिश करता है। साल में 2 बार आती है, आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर में, और बीच-बीच में इसके अपडेट्स भी आते रहते हैं। और इसका पर्पस है ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स का एनालिसिस करना, अलग-अलग देशों के लिए ग्रोथ प्रोजेक्ट करना और आने वाले खतरों और उनसे निपटने के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशंस देना। ये दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। PM सेतु प्रधानमंत्री ने नेशनल स्किल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसे लॉन्च किया है। ITIs यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तो दशकों से हैं, पर उन्हें मॉडर्नाइज करने के लिए इतने बड़े स्केल पर एक नई स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। PM सेतु मतलब प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 के दौर में स्किल्स की डिमांड बहुत तेजी से बदल रही है। अच्छा। जो पुराने ITI करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो इंडस्ट्री की न्यू रिक्वायरमेंट से मतलब मैच नहीं कर पा रहे थे। राइट, अ गैप वाज क्रिएटेड। एग्जैक्टली। तो ये जो 60,000 करोड़ रुपए की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, ये इसी गैप को भरने के लिए है। ओके, तो इसका मेन एम है 1000 गवर्नमेंट ITIs को मॉडर्नाइज करना, ट्यूशंस में बदलना। 1000 ITIs, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट कैसे होगा? इसके लिए सरकार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हब एंड स्पोक मॉडल अपना रही है। हब एंड स्पोक? हाँ, आप इसे एक यूनिवर्सिटी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। 200 ITIs को हब ITIs बनाया जाएगा। ये मेन कैंपस की तरह होंगे, जहां एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन लैब्स और प्रोडक्शन यूनिट्स भी। हाँ, प्रोडक्शन यूनिट्स भी होंगी। फिर बाकी 800 ITIs स्पोक ITIs के तौर पर काम करेंगी, जिनका फोकस आउटरीच, एक्सेस और डिलीवरी पर होगा। यानी नॉलेज को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना। बिल्कुल। अब इस मॉडल में इंडस्ट्री का रोल क्या है? जो अक्सर कंप्लेंट रहती है ना कि एकेडमिक ट्रेनिंग और इंडस्ट्री नीड्स में एक डिस्कनेक्ट है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। उसी डिस्कनेक्ट को दूर करने के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी SPVs बनाए जाएंगे। SPVs, ये क्या होता है? SPVs आसान भाषा में सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए बनी मिनी कंपनीज होती हैं। इससे इंडस्ट्री पार्टनर और ITI के बीच कोलैबोरेशन फोकस्ड और ट्रांसपेरेंट रहता है, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ही डिजाइन होती है। ओके, सो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिशन? इन ITIs में आखिर बदलेगा क्या? देखिए, कई अहम बदलाव होंगे। पहला तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इनसे जुड़े नए डिमांड ड्रिवन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। ओके, करिकुलम ओवरहॉल।
यस। दूसरा, इंडस्ट्री के साथ मिलकर एग्जिस्टिंग कोर्सेज को रिवैम्प किया जाएगा। तीसरा, स्टूडेंट्स के लिए क्लियर पाथवेज बनेंगे, मतलब वो लॉन्ग टर्म डिप्लोमास कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्किलिंग कर सकते हैं। या इवन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स। एग्जैक्टली, सब एक ही सिस्टम में। और आखिर में 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मजबूत किया जाएगा। ये 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। इनकी लोकेशंस के पीछे कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सेंटर्स देश के अलग अलग इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं, जैसे लुधियाना नॉर्थ के मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, चेन्नई साउथ के ऑटोमोटिव क्लस्टर के लिए, बिल्कुल, और हैदराबाद आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए। तो ये मॉडल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करेंगे और अपने अपने रीजन्स में स्किल डेवलपमेंट को लीड करेंगे। समझ गया। तो पीएम सेटू का लक्ष्य हमारे वर्कफोर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स के बनाए प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए हमारे एक्सपोर्टर्स को भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हाँ, और यहीं पर सरकार की RODTP स्कीम की भूमिका शुरू होती है, जिसे हाल ही में मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। रोडटिप यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, ये जनवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च की थी। और इसका ऑब्जेक्टिव? इसका सीधा ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगे उन टैक्सेस, ड्यूटीज या लेवीज को रीइंबर्स करना जो किसी और मैकेनिज्म के तहत रिफंड नहीं होते। सो इन सिंपल टर्म्स, इसका मकसद हिडन कॉस्ट्स को कम करना है। एक छोटे एक्सपोर्टर के लिए इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली, यही इसका मकसद है। देखिए, जब कोई प्रोडक्ट बनता है और एक्सपोर्ट होता है तो उस पर कई तरह के हिडन टैक्सेस लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल पर V8, मंडी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ तक कि कोल सेस भी। ये सारी कॉस्ट प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस में जुड़ जाती हैं। इन्हें एम्बेडेड टैक्सेस कहते हैं, राइट? करेक्ट। इससे हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो जाते हैं। रोड टिप स्कीम इन्हीं एम्बेडेड टैक्सेस को एक ट्रांसफरेबल स्क्रिप के रूप में रिफंड करती है। अच्छा, स्क्रिप्ट मतलब कैश नहीं? हाँ, स्क्रिप, जिसे एक्सपोर्टर फॉर एग्जांपल अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज पे करने के लिए यूज कर सकता है। इससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीधे सीधे कम होती है और उनकी प्राइसिंग ज्यादा कंपेटिटिव हो जाती है। और इसकी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी में क्या सिग्निफिकेंस है? हमने पहले भी ऐसी स्कीम्स देखी हैं जिन पर WTO में ऑब्जेक्शन हुआ है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लायंट है। वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिफंड एक्चुअल टैक्सेस का है, न कि कोई डायरेक्ट सब्सिडी जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से जुड़ी हो। इसलिए इसे एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं माना जाता। ये एक लेजिटिमेट टैक्स न्यूट्रलाइजेशन मेजर है जो हमारे एक्सपोर्टर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। गॉट इट। तो RODTP सभी एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है, लेकिन क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के किसी खास ग्रुप जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल मार्केट में मदद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसी से हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, वी राइज इनिशिएटिव। नीति आयोग का इनिशिएटिव? जी, इसे नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP ने अपने अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव के तहत DP वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। लेकिन नीति आयोग को वेब के अंडर ये इनिशिएटिव लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एग्जिस्टिंग MSME सपोर्ट स्कीम्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तक इफेक्टिवली नहीं पहुंच पा रही थी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। रिसर्च बताती है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे एक्सेस टू फाइनेंस, नेटवर्क्स और मेंटरशिप की कमी। वी राइज इन्हीं स्पेसिफिक गैप्स को एड्रेस करता है। इसका उद्देश्य वुमेन लेड एंटरप्राइजेस और MSMEs को सपोर्ट करना है, खास तौर पर उन्हें ग्लोबल मार्केट से जोड़ने में। एक्सपीरियंस लीडर से मेंटरशिप मिलेगी, बिजनेस एक्सेलरेशन सपोर्ट भी है, राइट? हाँ, ताकि वो अपना बिजनेस स्केल कर सकें, और मार्केट एक्सेस जिससे वो नए कस्टमर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तक पहुंच सकें। So it's about creating a dedicated ecosystem for them to go global. यस, इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को मजबूत करता है। और जब विमेन लेड बिजनेसेस इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है। So we've talked about human capital and trade, but the engine for all this economic activity is energy. और इस फ्रंट पे एक पोटेंशियली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अंडमान बेसिन में नेचुरल गैस की एक बड़ी डिस्कवरी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कंफर्म किया है कि अंडमान आइलैंड्स की ईस्ट कोस्ट से 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 वेल में नेचुरल गैस मिली है। अंडमान में नेचुरल गैस, ये सुनकर तो पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स दिमाग में आते हैं। It's such a fragile ecosystem. आपका कंसर्न बहुत वैलिड है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत बड़ी है। जियोलॉजिकली ये बंगाल अराकान सेडिमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है, जो इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट की बाउंड्री पर है। एग्जैक्टली। इन प्लेट्स की मूवमेंट से स्ट्रक्चरल और स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स बनते हैं, मतलब चट्टानों के बीच ऐसी नेचुरल पॉकेट्स बन जाती हैं जहां तेल और गैस लाखों सालों में जमा हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह की डिस्कवरीज इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा बेसिन और म्यांमार के इरावडी मरगुई बेसिन में भी हो चुकी हैं, जो इस रीजन की पोटेंशियल को दिखाता है। और इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, कोई एस्टिमेट्स हैं? हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट या HRAS के मुताबिक
अंडमान निकोबार बेसिन में करीब 371 MMTOE यानी मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट रिसोर्सेज होने का अनुमान है। That's a very big number. So what does this all mean for India's energy goals? This raises an important question of energy security. ये डिस्कवरी इंडिया के 2030 तक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनने के लक्ष्य के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। हमारा एम है एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर 6% से बढ़ाकर 15% करना है, राइट? करेक्ट। फिलहाल इंडिया अपनी नेचुरल गैस की जरूरतों का लगभग 50% इंपोर्ट करता है, मेनली कतार, यूएसए और यूएई से। ये डिस्कवरी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने में मदद करेगी। इस फील्ड में एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के और क्या इनिशिएटिव्स है? सरकार ने एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। की इनिशिएटिव्स में है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प 2016 की। उसके अंडर OLP भी आता है, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। हाँ, OLP जो कंपनीज को अपनी पसंद के ब्लॉक्स चूज करने की आजादी देती है। इसके अलावा नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, नेशनल डेटा रिपोजिटरी है और नेचुरल गैस सेक्टर में 100% FDI भी अलाउड है। ओके, एनर्जी सिक्योरिटी इज वन पिलर ऑफ रिसोर्स इंडिपेंडेंस और दूसरा है मिनरल्स। सो लेट्स शिफ्ट आवर फोकस अंडरग्राउंड टू द माइनिंग सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स SMRI रिलीज किया है। जी, इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव माइनिंग सेक्टर में स्टेट्स के कंट्रीब्यूशन को असेस करना, रिफॉर्म्स को प्रमोट करना और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। फोकस नॉन कोल मिनरल्स पर है। हाँ, स्पेशली नॉन कॉइन मिनरल्स के लिए इसका फोकस ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सस्टेनेबल माइनिंग को एनकरेज करने पर है। ये रैंकिंग इंटरेस्टिंग है। कैटेगरी ए में हाई मिनरल एंडाउमेंट वाले स्टेट्स में मध्य प्रदेश और राजस्थान का टॉप पर होना मेक सेंस, लेकिन कैटेगरी बी मॉडरेट एंडाउमेंट में गोवा और उत्तर प्रदेश का टॉप परफॉर्मर्स होना थोड़ा सरप्राइजिंग है। आपने एक बहुत ही गहरा पॉइंट पकड़ा है। इसका जवाब इंडेक्स के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में है। इंडेक्स सिर्फ रॉ प्रोडक्शन फिगर्स नहीं देखता। अच्छा, तो और क्या देखता है? ये ऑक्शन परफॉर्मेंस देखता है, मतलब ब्लॉक्स को सक्सेसफुली ऑक्शन करने की कैपेसिटी। अर्ली माइन ऑपरेशनलाइजेशन देखता है, यानी ऑक्शन के बाद माइन को कितनी जल्दी शुरू किया गया। एग्जैक्टली और एक्सप्लोरेशन इंटेंसिटी और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। तो हो सकता है कि गोवा और यूपी जैसे राज्य इन गवर्नेंस और रिफॉर्म पैरामीटर्स पर बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। माइनिंग से जुड़ा एक और अपडेट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लाइमस्टोन को पूरी तरह से एक मेजर मिनरल रिक्लासिफाई कर दिया है। पहले इसमें कुछ एम्बिग्युइटी थी क्या? करेक्ट। पहले लाइमस्टोन को कभी-कभी उसके एंड यूज के आधार पर माइनर मिनरल भी माना जाता था। मतलब अगर यूज सीमेंट प्रोडक्शन के लिए हो रहा है तो मेजर और कंस्ट्रक्शन स्टोन्स के लिए यूज हो रहा है तो माइनर। अब इस एम्बिग्युइटी को MMDR एक्ट 1957 के तहत हटा दिया गया है। तो इस रिक्लासिफिकेशन का ऑन द ग्राउंड मतलब क्या है? जब लाइमस्टोन एक मेजर मिनरल बन जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकारों पर क्या असर पड़ता है? इससे एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फर्क पड़ता है। देखिए, मेजर मिनरल्स जैसे कोल, आयरन ओर और अब लाइमस्टोन, इनकी रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। उनके रूल्स, रॉयल्टी रेट्स सब केंद्र सरकार तय करती है। बिल्कुल। वहीं माइनर मिनरल्स जैसे मार्बल, सैंड, क्ले, इनके लिए रूल्स बनाने और रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है। तो अब लाइमस्टोन पर स्टेट गवर्नमेंट्स का डिस्क्रिशनरी कंट्रोल कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन गवर्नेंस में यूनिफॉर्मिटी और रेगुलेटरी क्लैरिटी बढ़ेगी। Understood. From the minerals that form the raw materials of industry, let's turn to a sector that's about high-end finished technology, medtech. हमारा फाइनल टॉपिक है महा medtech मिशन। जी, इस मिशन को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF ने ICMR और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। First, what is ANRF? ANRF को ANRF एक्ट 2023 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। ये साइंटिफिक रिसर्च को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने वाली एक एपेक्स बॉडी है जिसका विजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइंड है। Okay. So, what is the aim of this medtech mission? इसका एम इंडिया के मेडिकल टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करना है। इसके 3 मेन गोल्स हैं। क्या है वो? पहला, हाई कॉस्ट मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करना। दूसरा, R&D को प्रमोट करके इंडिया को मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। और तीसरा, मेडटेक सॉल्यूशंस तक अफोर्डेबल एक्सेस सुनिश्चित करना। This support ecosystem with Patent Mitra, medtech Mitra, funding, ये सब काफी मजबूत लग रहा है। लेकिन इंडिया में रिसर्च लैब से मार्केट तक टेक्नोलॉजी ले जाना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। बिल्कुल, द वैली ऑफ डेथ जिसे कहते हैं। हाँ, वैल्यू ऑफ डेथ। कई अच्छे आइडियाज कमर्शलाइज नहीं हो पाते। क्या इस मिशन में इसे पार करने के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी है? ये इस मिशन के डिजाइन का कोर सवाल है और इसी वैल्यू ऑफ डेथ को एड्रेस करने के लिए ही फंडिंग को माइलस्टोन लिंक्ड रखा गया है। माइलस्टोन लिंक्ड फंडिंग? हाँ, मतलब फंड्स प्रोग्रेस के आधार पर रिलीज होंगे, सिर्फ आइडिया के लिए नहीं। इसके अलावा जो इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाया गया है वो सिर्फ फंडिंग नहीं देता, पेटेंट मित्रा IP प्रोटेक्शन में मदद करेगा। और मेडटेक मित्रा? नेटेक मित्रा इनोवेटर्स को कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी अप्रूवल्स नेविगेट करने में हेल्प करेगा, जो अक्सर एक बहुत बड़ा हर्डल होता है।
और क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क न्यू डिवाइसेस के वैलिडेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म देगा। So it's a very holistic approach. Yes. Here's where it gets really interesting. कौन सी टेक्नोलॉजी एरियाज कवर की गई हैं? The focus is definitely on the future of healthcare technology. इसमें cutting edge medical devices और in vitro diagnostics यानी IVDs शामिल हैं। जैसे advanced imaging technologies, radiotherapy equipment, robotics और minimally invasive surgical technologies, biomedical implants, AML-enabled diagnostic platforms। स्मार्ट डिवाइसेस और वेयरेबल्स भी? बिल्कुल, ये सब इसमें शामिल हैं। और इंडिया के मेडटेक सेक्टर का करंट स्टेटस क्या है? हाउ बिग इज दिस मार्केट? करंटली इसकी वैल्यूएशन लगभग $14 बिलियन है और 2030 तक इसके $30 बिलियन होने का प्रोजेक्शन है। वाओ! एक्सपोर्ट वैल्यू $4 बिलियन से ज्यादा है। इंडिया एशिया में जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बाद 4th लार्जेस्ट मार्केट है और इसे सपोर्ट करने के लिए PLI स्कीम और नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी जैसी नीतियां पहले से ही हैं। तो आज हमने PM सेतु से यूथ को स्किल करने, RODTP से एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने, वी राइज से महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने और अंडमान गैस फाइंड से एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करने जैसे कई क्रूशल टॉपिक्स पर बात की। What's fascinating is the common thread here. चाहे वो माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी के लिए SMRI हो या हेल्थ केयर में सेल्फ रिलायंस के लिए महामेडटेक मिशन, ये सभी इनिशिएटिव्स मॉडर्नाइजेशन, कम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबल गवर्नेंस की तरफ एक स्ट्रेटेजिक पुश दिखाते हैं। बिल्कुल, ये पॉलिसीज और डिस्कवरीज अगले दशक की नींव रख रही हैं। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लिसनर्स टू थिंक अबाउट। जहां ये टॉप डाउन इनिशिएटिव जरूरी हैं, वहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को सही मायने में एक्सेलरेट करने और इसका फायदा देश के कोने कोने तक पहुंचाने में इंडिविजुअल इनोवेटर्स, लोकल गवर्नमेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस क्या भूमिका निभा सकते हैं।